स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन, एल्काइल हैलाइड फ्रॉम फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। अब फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से हम कैसे बना सकते हैं? फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड में हमें सबसे पहले ये देखना है कि फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड का ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर की हेल्प हम कैसे ले सकते हैं इस रिएक्शन को समझने में? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये 3 क्लोरीन एटम्स इसके साथ एक प्लेन पे जुड़े होते हैं और 2 क्लोरीन एटम एक्सिस पे, अपोजिट एक्सिस पे जुड़े होते हैं। तो यहां पे हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प कैसे लेंगे? सपोज हमारे पास अल्कोहल है, दिस इज द अल्कोहल। अल्कोहल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। PCl5 को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। PCl3 को ले लिया हमने सेंटर में, जैसे कि वो सेंटर में मौजूद है। एक क्लोरीन एटम को ले लिया हमने इस साइड पे और एक क्लोरीन एटम को हमने इस साइड पे ले लिया। अब यहां पे एल्काइल ग्रुप के साथ ये वाली क्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ PCl3 और HCl। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमें मिल गए, एल्काइल हैलाइड, POCl3 दैट इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। ये आप देख सकते हैं, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। तो इस रिएक्शन को करने का, सॉल्व करने का ये बेस्ट तरीका है कि PCl5 को आप 3 पार्ट्स में बांट लीजिए और अल्कोहल को भी आप 3 पार्ट्स में बांट लीजिए और ये रिएक्शन हम सॉल्व कर सकते हैं। लेटर ऑन जब PCl5 का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होता है तो भी हम इस तरीके से उस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल मेथड है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फास्फोरस ब्रोमाइड की हेल्प से हमें एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है अल्कोहल यूज करते हुए। यहां पे अगेन ये जो रिएक्शन हमें दिख रहा है एक स्टेप का, ये एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे जिस तरह से HBr वॉज अनस्टेबल, बिल्कुल अनस्टेबल था वो, तो हम उसको क्या करते थे? ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको प्रिपेयर करते थे। इसी तरह से HI वो और भी अनस्टेबल था, तो उसको भी हम ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते थे। इसी तरह से phosphorus bromide is also unstable, so it is prepared during the reaction। तो 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होगा। अब यहां पे ये वाला नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट के साथ चला जाएगा, RBr। ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट के साथ चला जाएगा, तो दैट इज H3PO3। अगर इसे हमें सिंगल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे। इसका जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो हमें मिल जाएगा इन दोनों एलिमेंट्री स्टेप का। तो ये अल्कोहल लिया, क्योंकि PBr3 दोनों तरफ है और वो रिएक्टेंट के रूप में हम नहीं डालते, क्योंकि वो रिएक्शन के बीच में ही बनेगा और वहीं के वहीं यूज हो जाएगा। तो इसको रिएक्टेंट साइड पे नहीं शो किया जाएगा जब हम ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगी अल्कोहल प्लस फास्फोरस प्लस ब्रोमीन। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको ऐसे ही समझिए। 2 स्टेप्स हैं इसके। फास्फोरस को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बना। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड को हमने अल्कोहल से रिएक्ट कराया, एल्काइल ब्रोमाइड और फास्फोरस एसिड बना। इन दोनों को क्लब अप कर दिया तो ओवरऑल रिएक्शन ये है, इस तरह से। इसी तरह से हम एल्काइल आयोडाइड बनाएंगे फास्फोरस आयोडाइड से।
अब फास्फोरस ब्रोमाइड जब अनस्टेबल है तो फास्फोरस आयोडाइड कैसे स्टेबल हो सकता है? उसको भी सेम तरीके से बनाएंगे। P+I2 gives us PI3, फिर अल्कोहल को यूज करेंगे, PI3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, RI बनेगा प्लस H3PO3 और ओवरऑल रिएक्शन ROH plus P plus I2 gives us RI plus H3PO3। ये है हमारा ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे फास्फोरस आयोडाइड भी अनस्टेबल है। ये अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? ब्रोमाइड और आयोडाइड बॉन्ड लेंथ में ज्यादा होते हैं क्लोराइड से, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बड़ा होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा। अब अगर एक छोटी सी बात और है इसमें कि हमने दो मेथड सीखे, फास्फोरस हैलाइड मेथड और हैलोजन एसिड मेथड। जो प्रीवियस मेथड था कौन सा वाला, पीछे जाते हैं, जो ये वाला मेथड था हेलो HCl वाला, फिर ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन इस तरह से हुआ था। इसमें हर केस में हमने एसिड यूज किया था, बाद में हमने फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस हैलाइड और हैलोजन एसिड मेथड में से बेटर मेथड कौन सा है? फास्फोरस हैलाइड मेथड इज द बेटर मेथड देन हैलोजन एसिड मेथड। इसका कारण क्या है? हैलोजन एसिड मेथड में एसिड्स का इस्तेमाल होता है। एसिड्स क्या करते हैं? आपके रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन का भी रोल प्ले करते हैं। तो पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन ना होके एलिमिनेशन हो गया, एल्काइल हैलाइड ना मिलके एल्कीन मिल गया। लेटर ऑन हम ये वाले रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। इट इज नोटेड दैट कि फास्फोरस हैलाइड मेथड इज बेटर देन हैलोजन एसिड मेथड। अब आते हैं हमारे अगले रिएक्शन पे। अच्छा, एक चीज और यहां पे नोट करने वाली है कि हम PBr5 के साथ और PI5 के साथ रिएक्शन नहीं करा रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि ये ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाना भी एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल है। तो ये ड्यूरिंग द रिएक्शन भी इजीली नहीं बनाए जा सकते, तो इसलिए हम इनका रिएक्शन नहीं यूज करते, इनको नहीं लेते ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज थायनिल क्लोराइड मेथड। थायनिल क्लोराइड मेथड जो है, इसको भी हम कुछ इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थायनिल क्लोराइड में अगर हम देखें तो सल्फर से, थायनिल क्लोराइड मेथड में अगर हम देखें तो सल्फर से ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ है और दो क्लोरीन ऐसे जुड़े हुए। इस स्ट्रक्चर की हेल्प हम कैसे ले सकते हैं? अल्कोहल को हमने ऐसे लिखा, SO को ऐसे लिखा, Cl एक इधर और एक Cl इधर। अब R को Cl के साथ क्लब कर दिया, ये SO2 और ये HCl, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, एल्काइल हैलाइड। अच्छा, ये मेथड, दिस मेथड थायनिल क्लोराइड मेथड, इसे हम डार्जन्स मेथड भी कहते हैं। ये मेथड जो है, ये बाकी दोनों मेथड से ज्यादा बेटर है, यानी दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर हैलोजिनेशन अमंग हैलोजन एसिड मेथड, फास्फोरस हैलाइड मेथड एंड लास्ट थायनिल क्लोराइड मेथड। इन तीनों में से थायनिल क्लोराइड मेथड इज द बेस्ट मेथड। इसका क्या कारण? इसका कारण ये है, द रीजन इज दैट कि द एंड प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है, ये ऊपर एरो इसलिए बनाया गया है, मींस दे आर लिबरेटेड आउट, दीज आर गैसेस। तो ये बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है, SO2 एंड HCl आर लिबरेटेड आउट
इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, और हमें एल्काइल हैलाइड सेपरेटली मिल जाता है, जो कि हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें बिना सेपरेशन के ही वो अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि वो अकेला होता है, उसके साथ इंप्योरिटीज नहीं होती है। तो एंड प्रोडक्ट्स गैसेस होते हैं। तो दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड अमंग ऑल थ्री मेथड। जितने भी हमने अल्कोहल से मेथड पढ़े अभी तक, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, दीज ऑल मेथड्स वर नोन एज हेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमने हेलोजन एसिड मेथड पढ़ लिया, फास्फोरस हैलाइड मेथड पढ़ लिया, और ये हमारा थाइनिल क्लोराइड मेथड। दिस मेथड इज बेस्ट बिकॉज द एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस। आप नोट कर सकते हैं पॉइंट कि एंड प्रोडक्ट्स लाइक SO2 एंड HCl आर गैसेस एंड अल्काइल क्लोराइड इज अवेलेबल सेपरेटली। तो यहां पे हमारे अल्कोहल से प्रिपरेशन के मेथड एंड होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। देखिए, अभी तक जो मेथड हमने पढ़े थे वो थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल से रिएक्शन हो रहा था, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, अल्कोहलिक ग्रुप लीविंग ग्रुप होता था, हट जाता था। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम जो स्टडी करने जा रहे हैं यहां पे, हम एल्केन का रिएक्शन, एल्केन्स का रिएक्शन डायरेक्टली हेलोजन से कराने जा रहे हैं। अब एल्केन्स के साथ हेलोजन रिएक्ट करेगी, क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा और किसको रिमूव करेगा? हाइड्रोजन को। यहां पे अटैकिंग ग्रुप कौन सा होगा? क्लोरीन। दिस इज अटैकिंग ग्रुप, और हाइड्रोजन विल बी द लीविंग ग्रुप। अब क्लोरीन अटैक करेगा, हाइड्रोजन वहां से लीव करेगा, और आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन ने पहले स्टेप में लीव करा, क्लोरीन जुड़ गया। अब लेकिन यहां पे क्लोरीन किस फॉर्म में? पहले तो हेलोजन जुड़ रही थी और OH को रिप्लेस कर रही थी, लेकिन हेलोजन किस फॉर्म में थी? इट वॉज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। हेलोजन जो पिछली रिएक्शन में थी, पिछली रिएक्शन वाली हेलोजन लिख लो, वो न्यूक्लियोफाइल थी, क्योंकि वहां पे जो लीविंग ग्रुप था OH, लीविंग ग्रुप, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में था, मतलब वो नेगेटिव था। तो जैसा अटैकिंग ग्रुप होता है वैसा ही लीविंग ग्रुप होता है। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस नहीं है। तो कार्बन यहां पे है तो नेगेटिव, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं है। हाइड्रोजन है तो पॉजिटिव, और इतना पॉजिटिव भी नहीं है। और हेलोजन अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी तो यहां पे उसको एक डिफरेंट फॉर्म में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोजन जो अटैक कर रही है यहां पे, वो किस फॉर्म में अटैक कर रही है। यहां पे नीड कैसी हेलोजन की है, सॉरी, हेलोजन जो अटैक कर रही है यहां पे, वो किस फॉर्म में अटैक कर रही है। तो पहले हम स्टडी करेंगे कि नीड कैसी है हेलोजन की। देखिए, हेलोजन हम तीन फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, तीन फॉर्म में अटैक कर सकती है। समझिए आप इस चीज को, Cl नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकती है, Cl फ्री रेडिकल एज अ फ्री रेडिकल भी अटैक कर सकती है, और Cl पॉजिटिव ऐसे भी अटैक कर सकती है। ये है न्यूक्लियोफिलिक हेलोजन, दिस इज फ्री रेडिकल हेलोजन, एंड दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजन। अब बहुत सारे ऑब्जर्वर्स, स्टूडेंट्स सब देख रहे होंगे, वो ये कह रहे होंगे कि भाई Cl नेगेटिव तो सुना है, Cl फ्री रेडिकल भी चलो सुना है, देखा है, लेकिन Cl पॉजिटिव ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। Cl पॉजिटिव को बनाया जाएगा आने वाले रिएक्शंस में, बताएंगे किस तरह से बनाया जा सकता है। जैसे सपोज Cl नेगेटिव तो
HCl में Cl नेगेटिव फॉर्म में ही होता है। जरूरत थी OH नेगेटिव को हटाने की, क्योंकि उसमें लीविंग ग्रुप क्या था, OH नेगेटिव। जैसा लीविंग ग्रुप वैसा अटैकिंग ग्रुप, ये बात ध्यान रखिएगा। OH नेगेटिव को हटाना है तो Cl नेगेटिव की जरूरत है, H फ्री रेडिकल को हटाना है तो Cl फ्री रेडिकल की जरूरत है। ध्यान रखिए इस बात को। और अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को यानी पॉजिटिव स्पीसी को हटाना है तो उस केस में हमें जो हैलोजन चाहिए होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजन या पॉजिटिव हैलोजन चाहिए होगी। तो हमें Cl नेगेटिव कहां से अवेलेबल होता है, HCl में हमने पढ़ा था, तो H was पॉजिटिव एंड Cl was नेगेटिव। HBr में Br नेगेटिव था, H पॉजिटिव था, तो Br नेगेटिव वहां से मिल गया था। तो ये सारी बात हो गई कि जब हमारा लीविंग ग्रुप नेगेटिव होता है तो अटैकिंग ग्रुप भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो उसी तरह से हमने हैलोजन को बना लिया। अब यहां पे इस रिएक्शन की डिमांड क्या है, इस रिएक्शन की डिमांड है हमें Cl फ्री रेडिकल फॉर्म में चाहिए। आगे किसी रिएक्शन में डिमांड होगी कि Cl पॉजिटिव चाहिए, तब हम Cl पॉजिटिव बनाएंगे। लेकिन हम प्रेजेंट में इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखें जरा कैसे। स्टूडेंट्स, यहां पे जो समझने वाली बात है कि सबसे पहले हम ये जान लीजिए, हमें ये जानना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड पेयर जो है वो कार्बन की तरफ है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेता है। यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2 के लगभग है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 0.5 का डिफरेंस है, लेकिन तब भी कार्बन थोड़ा सा शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिसोसिएट होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये अगर डिसोसिएट होगा यहां पे तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म में इजीली डिसोसिएट हो सकता है। यानी अगर हम हीट की हेल्प से अगर इसे डिसोसिएट करें तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म में डिसोसिएट हो सकता है। यानी कि जो कार्बन है, 3 बॉन्ड्स पीछे बने हुए हैं इसके, ये जो कार्बन है ये फ्री रेडिकल और ये जो हाइड्रोजन है ये फ्री रेडिकल फॉर्म में डिसोसिएट हो सकता है। अब यहां पे जब लीविंग ग्रुप H फ्री रेडिकल जो है वो फ्री रेडिकल है, तो यहां पे हैलोजन कैसी चाहिए, फ्री रेडिकल हैलोजन इज रिक्वायर्ड, फ्री रेडिकल Cl इज रिक्वायर्ड। अब ये Cl फ्री रेडिकल कैसे बन सकती है, देखिए रिएक्शन में रिएक्टेंट के अलावा और भी जो चीजें होती हैं, जैसे कि यहां पे सनलाइट है या हीट है, कोई भी चीज आपको जो एरो पे दिखती है उसका कोई ना कोई रोल होता है, कि स्पेसिफिक रोल होता है। हर रिएक्शन में उसका रोल समझना पड़ेगा क्या है, तभी आपको वो रिएक्शन क्लियर हो गई। यहां पे सनलाइट ऐसे ही नहीं यूज कर ली। सनलाइट का क्या रोल है, सनलाइट क्या करती है, अगर आपकी हैलोजन सनलाइट में एक्सपोज हो जाती है तो सनलाइट, जिसे हम एच न्यू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू के फॉर्म में सनलाइट को, वो इस बॉन्ड को, क्योंकि यहां पे एक बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों क्लोरीन एटम है, तो शेयर्ड पेयर कहां होगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, शेयर्ड पेयर एग्जैक्टली मिड में होगा, ना तो इस क्लोरीन की तरफ ना इस क्लोरीन की तरफ। आखिर किस क्लोरीन की तरफ होगा भाई, दोनों, क्योंकि क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो शेयर्ड पेयर कहां होगा, बीच में। अब इस बॉन्ड को इजीली इक्वल पार्ट्स में तोड़ने का एक ही तरीका है, या तो इसे बहुत ज्यादा हीट दी जाए या फिर सनलाइट दी जाए। सनलाइट इसको ब्रेक करेगी इक्वल पार्ट्स में, Cl फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल। तो याद रहे कि हैलोजन को अगर फ्री रेडिकल में तोड़ना है तो उसको सनलाइट में एक्सपोज कर दिया जाए या उसको हीट प्रोवाइड की जाए। तो अब ये फ्री रेडिकल बन गया है, ये फ्री रेडिकल हैलोजन अटैक करेगी मीथेन पे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को एलिमिनेट करेगी, यानी सब्स्टिट्यूट कर जाएगी उसकी जगह पे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बाहर आएगा,
जो दूसरे, अब एक फ्री रेडिकल तो मिथाइल फ्री रेडिकल से जुड़ गया और एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से जुड़ गया। ऐसा रेगुलरली होने पर एक चेन रिएक्शन डेवलप होता है। पहले हेलोजन जुड़ी, दोबारा से बता देते हैं, CH4 इस तरह से टूटता है, CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। Cl2 को सनलाइट या हीट ने Cl फ्री रेडिकल में तोड़ा और दूसरी क्लोरीन को भी फ्री रेडिकल में बदल दिया। अब ये फ्री रेडिकल से जुड़ गया, ये फ्री रेडिकल से जुड़ गया और आपके पास ये प्रोडक्ट बना, दिस फॉर्म्स CH3Cl एंड दिस फॉर्म HCl। तो ये पहले स्टेप में CH3Cl बन गया। अब एक बात गौर करने की है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल यानी कोई भी नेगेटिव स्पीसी जब जुड़ती है तो पॉजिटिव स्पीसी से जुड़ती है। दिस एलिमेंट पॉजिटिव एलिमेंट और ये नेगेटिव, ये दोनों जुड़ गए। पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ता है, लेकिन फ्री रेडिकल से जुड़ेगा, फ्री रेडिकल से जुड़ेगा। फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करेगा। ध्यान रखिए, नेगेटिव स्पीसी जब सब्स्टिट्यूट करेगी तो वो नेगेटिव स्पीसी को हटाएगी, पॉजिटिव स्पीसी जब सब्स्टिट्यूशन करेगी तो वो पॉजिटिव स्पीसी को हटाएगी, फ्री रेडिकल जब सब्स्टिट्यूशन करेगा तो फ्री रेडिकल को हटाएगा। ध्यान रखिए इस बात का। फ्री रेडिकल जब जुड़ेगा तो फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा और यहां पे एल्काइल हैलाइड आपको मिल जाता है। अगेन फिर से एक हैलोजन टूटती है और वो फिर इस एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपको CH2Cl2 दे देती है। फिर से हैलोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है और फिर से थर्ड हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है। फिर से अगेन लास्ट स्टेप में लास्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CCl4 बना लेती है। तो इट इज अ चेन रिएक्शन, ये इसके बारे में आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। एक तो सनलाइट क्या कर रही है, हैलोजन को आप सनलाइट में एक्सपोज कर दीजिए, वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, बताया था ना मैंने शुरू में, इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन के 3 पार्ट्स आप समझ लीजिए, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और बीच में क्या है, इंटरमीडिएट, जो कि बहुत थोड़े टाइम के लिए बनता है। तो वो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अब वही बात यहां पे अगेन आती है कि इंटरमीडिएट उस रिएक्शन में कौन सा बन रहा था। यहां मैंने समझाया था आपको, जो इंटरमीडिएट यहां पे बन रहा था वो था CH3 फ्री रेडिकल। दिस वाज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के बारे में आप ये समझ लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, अगर आपका इंटरमीडिएट स्टेबल है, आपके पास 2 इंटरमीडिएट हैं, एक इंटरमीडिएट मान लीजिए ये रहा, इन दोनों में फर्क क्या है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री होगा। जैसे हमने कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी है, वैसे यहां फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो आप ये जान लीजिए कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और 3 डिग्री और ज्यादा स्टेबल होता है। यानी जितनी ज्यादा डिग्री, 3 डिग्री कैसा होगा दिखने में, ऐसा होगा, सीधे सीधे डिग्री कैसे पता करेंगे भाई, सेंट्रल कार्बन पे अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो ये टर्शरी यानी 3 डिग्री है, 2 कार्बन जुड़े हैं यानी सेकेंडरी है 2 डिग्री है, एक कार्बन जुड़ा है या एक भी नहीं जुड़ा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, कौन सा, ये तो ये वाला फ्री रेडिकल ये भी 1 डिग्री है, ये भी इसे हम 1 डिग्री कहेंगे। पीछे एक कार्बन जुड़ा हो या एक भी नहीं जुड़ा, दोनों के दोनों 1 डिग्री कहलाते हैं।
इसमें स्टेबिलिटी कैसे एनालाइज करते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 3 डिग्री, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल दिस इज 3 डिग्री। फिर उससे कम स्टेबल है 2 डिग्री, उससे कम स्टेबल 1 डिग्री है, लास्ट में ये है। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। अब ये स्टेबिलिटी हमें किस तरह से हेल्प करती है? ये बताया था मैंने आपको शुरू में कि अगर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है, मोर स्टेबल है, तो वो उस मेथड को, उस मैकेनिज्म को फॉलो करने में फेवर करेगा। ठीक है ना? तो देखते हैं कैसे फेवर करेगा। यहां पे हम लिख रहे हैं इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये जो मेथड था ये था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ हैलोजन। तो यहां पे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो हमारे पास मान लीजिए 3 एल्केन्स हैं, एक एल्केन ये है, दूसरा एल्केन ये रहा, तीसरा एल्केन ये रहा, और चौथा एल्केन ये रहा। ये है हमारा ब्यूटेन, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है, दिस इज आइसोब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन, जिसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज आइसोब्यूटेन, दिस इज प्रोपेन, दिस इज इथेन एंड दिस इज मीथेन। अब इनके इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसमें हैलोजन का यूज हुआ था सनलाइट की प्रेजेंस में, उसमें इंटरमीडिएट अगर बनेगा तो कौन सा बनेगा? देखते हैं कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। तो इधर से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन हटेगा, तो इस वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल आएगा जो कि 3 डिग्री है। और इधर से अगर हाइड्रोजन हटता है, इस कार्बन से अगर हम कहें तो हट इधर से भी सकता है, इधर से भी, तो इधर से अगर हटेगा हाइड्रोजन, तो इस वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल पैदा होगा। और अगर इधर से हाइड्रोजन हटेगा, तो इस वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल होगा। ठीक है? अब देखा जाए तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री। इन दोनों 1 डिग्री में से ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों है ये स्टेबल? हम जीओसी पार्ट में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, जो कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से इनकी स्टेबिलिटी को एनालाइज करते हैं, तो उसमें पढ़ेंगे हम। लेकिन यहां पे ये समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल than 2 degree, which is more stable than 1 degree, and which is even more stable than this. तो आप ये देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो रिएक्टेंट उस इंटरमीडिएट का रिएक्टेंट उस रिएक्शन के लिए ज्यादा प्रोवोक होगा, ज्यादा एक्साइटेड रहेगा, क्योंकि उसका स्टेबल इंटरमीडिएट। यानी अगर मैं इस रिएक्टेंट की बात करूं, ये वाला रिएक्टेंट जो है जिसमें ये वाला इंटरमीडिएट बनता है, तो जो ब्यूटेन होगा, आइसोब्यूटेन, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जिस रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, जो रिएक्टेंट है जिसका इंटरमीडिएट, यहां पे इंटरमीडिएट है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। अब इसका जो इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल है, फिर फाइनली बनता है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, इसका इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। ठीक है? तो फिर ये वाला रिएक्टेंट जो होगा ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा, ध्यान रखिए। और अगर कंपैरेटिवली किसी का इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है,
तब जाके प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका जो रिएक्टेंट होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। समझ गए? तो अब हमें पता है कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोस्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट और मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन कौन सा है? ये। तो ये क्या होना चाहिए? मोर रिएक्टिव। आ गई बात समझ में? तो अगर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, जैसे कि ये हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सी दिस। तो ये रिएक्टिव। फिर सेकंड नंबर पे स्टेबिलिटी 2 डिग्री की है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन रिएक्टिविटी में सेकंड नंबर पे आएगा। फिर 1 डिग्री वाले सबसे कम स्टेबल है, इसलिए थर्ड नंबर पे आएंगे स्टेबिलिटी में। तो इनका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टिविटी में थर्ड नंबर पे आएगा। तो इंटरमीडिएट जिस नंबर पे अपनी स्टेबिलिटी शो करता है, उसका रिएक्टेंट उसी नंबर पे अपनी रिएक्टिविटी शो करता है। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, मोर रिएक्टिव इज द रिएक्टेंट। आई बात समझ में? तो इस मैकेनिज्म को फॉलो करने में 3 डिग्री सबसे आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटरमीडिएट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी देखनी हो तो उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख लो। अगर उसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो उस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया फ्री रेडिकल में। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स, यहां पे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे हम बात करेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इस फॉर्म में इंक्रीज करता है, यानी अमंग हैलोजन्स रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे इंक्रीज करेगा। फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव will be most reactive for free radical substitution. Iodine being least electronegative will be least reactive for free radical substitution. So this will be the order of halogen substitution.